गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9 क्लास जिसमें हम हमारा सिविक्स का 3rd चैप्टर रीड कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरक्षित निर्वाचन अक्षेत्र। क्या रहेगा? आरक्षित निर्वाचन अक्षेत्र। देखो, आरक्षित का मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड। क्या? रिजर्व्ड। कुछ अक्षेत्र जो होते हैं, कुछ सीटें जो हैं वो आरक्षित कर दी गई हैं। किन के लिए? जो अल्पसंख्यक हैं या पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उन लोगों के लिए। जैसे जो एससी कैंडिडेट होते हैं, इन कैंडिडेट्स के लिए कुछ जगह क्या की गई है? आरक्षित की गई है, ताकि सभी लोगों को मौका मिले आगे आने का। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों को रिजर्व किया गया है, आरक्षित का मतलब समझ गए ना अब कि आरक्षित का मतलब किसी के लिए सुरक्षित कर देना। ठीक है, सुरक्षित कर देना। जहां जो आरक्षित सीटें होंगी वहां पर फिर उसी मतलब समुदाय से या उन्हीं वर्ग से लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, देखिए अब हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। मतलब जब संविधान बनाया जा रहा था तब ये उन्होंने देखा कि क्या पता कमजोर लोग जो हैं उनको जो ताकतवर शक्तियां हैं, ताकतवर लोग हैं, वो उभरने ना दें, उनको पॉलिटिक्स में आने ही ना दें। ठीक है, तो इसके लिए उनको कुछ ना कुछ सुविधा प्रदान करनी होगी। इसके लिए फिर आगे संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही ना। ठीक है, क्या पता उनको सारे संसाधन ना मिले, शिक्षा ना मिल पाए। इन चीजों को सभी लोगों में बांटने के लिए, ताकि उनको सभी संसाधन मिल सके, शिक्षा मिल सके और संपर्क भी होना चाहिए लोगों के साथ, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने आरक्षण बनाया। ठीक है, संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। मान लो जैसे क्लासरूम में है इंटेलिजेंट बच्चे हैं या फिर जो हट्टे कट्टे हैं, ताकतवर हैं, ठीक है, अब उन्हीं की चलेगी ना, तो जो कमजोर बच्चे हैं वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, वो हमेशा उनको पीछे करते रहेंगे। इसीलिए फिर सबको बराबर बनाया जाता है। ठीक है, सभी को मौका देने के लिए चुनाव के अंदर क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। आगे इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। मतलब अगर ऐसा सिस्टम हो गया कि कमजोर लोग तो पिछड़ते जा रहे हैं और जो ताकतवर शक्तियां हैं वही चुनाव में आगे आती जा रही है, वही अपना दबदबा कायम कर रही है, तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी और वो कुछ सालों बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी। अब लोकतांत्रिक का मतलब ही यही है कि सभी लोगों को समान रूप से सरकार बनाने का मौका मिले, लोग अपने विचार से अपनी सरकार तैयार करें। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। तो इसीलिए उन्होंने क्या बनाया कि हम कुछ सीटें क्या कर देते हैं? रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहां की बात करते हैं, जो उगलाना हल्का है हमारा, क्या है? उगलाना। ये सीट जो है ना, ये एससी कैंडिडेट के लिए क्या है? रिजर्व की गई है। ये एक आरक्षित क्षेत्र है, यहां से सिर्फ एक एससी कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, आगे समझ में। अगर गांव की बात करें सरपंच की इलेक्शन के लिए, तो वो भी क्या होती हैं? रिजर्व होती हैं एससी कैंडिडेट के लिए। जैसे गांव मतलोडा है, जो मतलोडा से शायद उन्हें पता भी हो, अगर नहीं पता तो आप पता करना जरूर, वहां का जो सरपंच होगा ना वो एससी कैंडिडेट मिलेगा। ठीक है, अब इसीलिए है ना, तो वो मतलब अगली जो योजना है उसमें जनरल में होगा। हाँ, तो मतलब बांटे गए हैं ना वो, ताकि सबको मौका मिले। ठीक है, अब ये ना हो कि सभी जगह भी जर्नल हो जाए, या फिर ये भी ना हो कि सभी जगह एससी हो जाए। सब मिलके काम करें, क्योंकि हम सब बराबर हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? ये आरक्षण देने की नौबत ही क्यों आई? क्योंकि जो हमारा एससी वर्ग रहा है उसका पहले शोषण किया जाता था बहुत ज्यादा। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना,
छुआछूत की बीमारी होती थी लोगों के अंदर। छुआछूत की बीमारी कौन सी, कि ये तो ऊंची जात है, ये नीची जात है, ये ऐसे से मतलब एक गंदगी थी लोगों के दिमाग में। अब उस गंदगी की वजह से ये जो वर्ग है इसका शोषण किया गया बहुत ज्यादा, ठीक है। अब उसको धीरे धीरे सबके बराबर लाने के लिए ये आरक्षण दिया गया है, ठीक है। लेकिन आजकल थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। जब ये आरक्षण बनाया गया था पहले इनके लिए बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए इसमें, इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए होते हैं। देखो अनुसूचित जाति कौन सी होती है, जो एससी कैंडिडेट होते हैं, और जो अनुसूचित जनजाति होते हैं वो एसटी जो होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आते हैं, जो मतलब जनजाति, जैसे जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, पहले वनों वगैरह से आए हुए हैं, जहां पर अच्छी सुविधाएं नहीं थी, वो लोग इसके अंदर आते हैं। आगे इसमें कहता है फिर कि इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब जहां पे अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला हुआ है वहां पर सिर्फ वही कैंडिडेट क्या कर सकता है, वोट के लिए खड़ा हो सकता है, और जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है वहां से सिर्फ उन्हीं का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि वो मंत्री बन के सिर्फ अपनी जात बिरादरी वालों का ही भला करेगा, नहीं, काम उसको सबको के लिए करना होगा, ठीक है। अगर वो सबके लिए काम नहीं कर रहा तो उसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है, या फिर अगली बार चुनाव डालकर उसको बदला जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अंडरलाइन करो, लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 26 जनवरी 2019 के हिसाब से ये, ठीक है, मतलब 26 जनवरी 2019 के ये आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग कितनी सीटें अभी तक आरक्षण में रिजर्व्ड है। आगे ये सीटें 1 सितंबर 2012 देखो सबके बुक में अलग अलग मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको लेटेस्ट बता दिया ना, जिसकी बुक में ये आंकड़ा मैच नहीं हो रहा ना वो चेंज कर ले। अगर किसी की में 84 नहीं दे रखा तो 84 कर ले, अगर 47 नहीं दे रखा तो 47 कर ले, ठीक है। ये तो कम ज्यादा नहीं होगा ना किसी की बुक में, ये तो सबके में सेम है। अगर किसी में ये कम ज्यादा है तो इसको ये आंकड़ा बना लो, ये 2019 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है, मतलब ये सीट ऐसी नहीं दे दी। अब ये 84 बनाई गई है ना, तो किस हिसाब से जितनी इन लोगों की आबादी है ना उसका रेशियो बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रेशियो। मैथ में टॉपिक आता है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात, तो उसके हिसाब से रेशियो बनाया जाता है कि इन लोगों की इतनी पॉपुलेशन है और इन पॉपुलेशन के हिसाब से इतने कैंडिडेट हम रख सकते हैं इनके प्रतिनिधित्व करने के लिए। नेक्स्ट, इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। अब ये जो सीटें है ना इनके लिए आरक्षित है, अब जो दूसरे लोग बच गए ना उसमें से उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे, कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। जैसा मैंने अभी बताया कि जैसे सरपंच के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी ये चीजें हैं। पहले तो इसको कंट्री लेवल पे मतलब लोकसभा वगैरह में लागू किया गया, फिर जिला स्तर पर और स्थानीय सरकार में भी इसको लागू किया गया। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगर पालिका की नगर निगमों स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। मतलब अब सरपंच के जो इलेक्शन होते हैं, हमारे वार्ड में जो एमसी वगैरह के जो इलेक्शन होती हैं, उनकी सीटें भी क्या कर दी गई हैं? रिजर्व कर दी गई हैं, आरक्षित कर दी गई हैं। पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है, सभी जगह अलग अलग है, क्योंकि हर राज्य में जनसंख्या अलग अलग है ना, जैसी इनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से इनका रेशियो बनाया गया है। इसमें कहते हैं कि जहां जैसे उनकी जनसंख्या होगी ना उसके हिसाब से उनका अनुपात बनाया गया है। तो इसलिए कहीं पर ये सीटें किसी राज्य में ज्यादा हो सकती है, किसी राज्य में इनका रेशियो कम हो सकता है। आगे देखिए, इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय
स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अंडरलाइन करो, ग्रामीण और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। मतलब महिलाओं को भी बराबर लाने के लिए काम किया जा रहा है, उनको भी आरक्षण दिया गया है। तो कई गांव में देख लेना, सरपंच के लिए सिर्फ लेडीज ही खड़ी हो सकती है। तो उसका कारण क्या है? मतलब सिर्फ लेडीज तो नहीं, लेकिन आरक्षण उनको मिला हुआ है, ठीक है। तो लेडीज ही वहां पर खड़ी हो सकती है। अगर मान लो 3 कैंडिडेट एक जगह से खड़े होने लग रहे हैं तो उसमें एक सीट किसके नाम की हो सकती है? सभी से महिलाओं के लिए। वो तो खड़े तो सभी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लेडीज ही खड़ी। लेकिन एक चीज देखना तुम, सरपंच के इलेक्शन में खड़ा तो लेडीज को करते हैं, ठीक है। जब वो सरपंच बन जाती है, काम उसका हस्बैंड करते हैं, वो बेचारी वही घर का चूल्हा चौका करती है। उसको पता ही नहीं क्या होने लग रहा है, क्या नीति है क्या नहीं, कुछ नहीं पता उसको। सिर्फ उसके नाम की चौधर उसका जो पति होता है, उसके जो ससुराल वाले होते हैं, वो सिर पे लेके खूब घूमते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत जगह होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब जिसको कैंडिडेट बनाया गया वो क्यों होता है? क्योंकि लेडीज के लिए थोड़ी सी बहुत सारी छूट होती है। अब उसका फायदा वो उठाते हैं, उसके घर वाले सोचते हैं भाई तुम्हारे पास पैसा तो है ही, वोट में लगा देना अच्छे से और इसको खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसने तो वही चूल्हा पीटना सारा दिन, ठीक है। हम अपना इसके नाम से काम चलाएंगे, अपने बहुत सारे काम निकलेंगे, तो इसलिए होता है। लेकिन कई जगह काम भी करती है लेडीज, ठीक है। जहाँ सोच अच्छी है ना जिन लोगों की, वो अगर अपने घर में जो महिला कैंडिडेट है उसको खड़ा कर रहे हैं तो उससे काम के लिए भी उतना ही मतलब महत्व देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उसका पति या उसके सास जो ससुर है वो काम संभालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मतदाता सूची। लेकिन उससे पहले एक बार मैप देखिए, कहीं पर ब्राउन है, कहीं पर ग्रीन है ना। ये 2 तरह के कलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखो क्या, हाँ व्हाइट भी है, लेकिन बात हो रही है ब्राउन और ग्रीन की। अब इस कलर का मतलब समझो, कुल सीटें कितनी होगी? 543। अब उसमें से जहां जहां व्हाइट है ना, वहां पर तो सीटें कौन सी है? जहां पर कोई आरक्षण नहीं है। उसके बाद फिर ब्राउन कलर जो है वो आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए है और ग्रीन किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति। जैसे मैंने आपको बताया, जनजाति लोग कौन से होते थे, कौन से हैं? जो पहले वनों वगैरह में रहते थे। और वन में क्या होती है? सोचो, वन में क्या होती है? आदिवासी। अरे वन में क्या होते हैं? जंगल होते हैं, हरे हरे पेड़ होते हैं, ऐसे ही पकड़े हैं, ठीक है। तो मतलब वन में हरे हरे पेड़ होते हैं। अब वो हरियाली से जुड़े हुए लोग हो गए ना, इसलिए इसको हरा रंग दिया गया है, ठीक है। तो इसके पीछे एक स्पेसिफिक लॉजिक भी आप ढूंढ सकते हो। आगे सीटों का बंटवारा दिया गया है। आंध्र प्रदेश में कितनी है, अरुणाचल में कितनी है, असम में कितनी है, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, सभी के सभी राज्य यहाँ पर दिए गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। थोड़े दिनों बाद, नहीं, मेरे पास जो लेटेस्ट आंकड़ा भाई उसमें सही है, क्योंकि मेरे पास ये एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक है। इसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मिलेगा, आपके यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, नहीं है ना। और उसमें क्या दे रखा है, कितनी सीटें दे रखी हैं? हाँ 6 दे रखी हैं। उसमें 6 में से वहां उसके आगे लिख दो केंद्र शासित प्रदेश, या फिर उसको कट करके ना वहां से कट कर दो पूरा का पूरा। कहां लिख दो? केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में लिखो। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में लिख दो। और सीट में बता देता हूं, जम्मू कश्मीर में 5 लिखोगे और 1 सीट किसके लिए? लद्दाख के लिए लिखो। जिनके पास ये पुरानी बुक है उसमें ये आंकड़ा जरूर चेंज कर लेना। अब जो क्वेश्चन आएगा लेटेस्ट बुक के हिसाब से आएगा, फिर तुम मार खा जाओगे उसमें, अगर पिछले वो रिकॉर्ड के हिसाब से चलोगे तो, ठीक है। तुम्हारा आंसर रॉन्ग माना जाएगा। फिर से बता रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में क्या लिखना है? जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें लिखोगे? 5 और लेह लद्दाख की 1। अब कितनी होगी दोनों? 6 हो गई। तो पहले 6 ही थी जब पूरा जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख 1 था, ठीक है। तो यहीं तक आज आपको करना है, ओके।